एक बार फिर से सभी साथियों को नमस्कार। मित्रों, पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने 42वां संविधान संशोधन की बात की थी। बिल्कुल हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं और अब हम लोग बात कर रहे हैं 44वें संविधान संशोधन को। दोनों संशोधन एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और 42वां हमने पढ़ा है अभी, तो 44वां तुरंत हमारे समझ में आ जाएगा। अगर इसमें अंतराल आ गया तो फिर बड़ी समस्या हो जाएगी। थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझिए आप साथियों। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उस समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और 44वां संविधान संशोधन हुए उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी थे। दोनों आपस में विरोधी थे। ये ध्यान रहे कि मोरारजी देसाई साहब हैं, इनके नेतृत्व में जो सरकार बनती है सेंटर में, ये पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। मालूम होना चाहिए आप लोगों को, गैर कांग्रेसी सरकार थी और इन पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। लेकिन साथियों, जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव लाया गया उसी समय इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और फिर चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री जी बनते हैं। चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया। इस कारण साथियों इनको भी इस्तीफा देना पड़ा। तो ध्यान रहे आप लोगों को कि चौधरी चरण सिंह जी वो प्रधानमंत्री है जिन्होंने लोकसभा का एक बार भी सामना नहीं किया, लोकसभा गए ही नहीं, लोकसभा का सामना नहीं किया। तो मालूम होना चाहिए, तो वो मोरारजी देसाई साहब हैं। और 42वां संविधान संशोधन में जो इंदिरा गांधी जी के द्वारा कुछ प्रावधान किए गए थे उनको चेंज करेंगे। यहाँ पे हम लोग उनको चेंज करें, इसीलिए मैंने एक शब्द बोला था कि 42वां संविधान संशोधन है, उसको पढ़ने के बाद 44वां पढ़ेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। ये ध्यान रखना, जैसे ये वो हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 में लागू हुआ जनवरी के महीने में, वैसे 78 में ध्यान रखना। लेकिन संशोधन लागू कब हो रहा है? जून 1979 में। मालूम होना चाहिए स्पष्ट रूप से आप लोगों से, ये सवाल पूछे जाएंगे आप लोगों से। अब देखिए, आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि हमने 42वां संविधान संशोधन में लोकसभा, न केवल लोकसभा बल्कि विधानसभा का भी जो कार्यकाल है वे हमने 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना किया? 6 वर्ष किया। दोस्तों, मैंने क्या कहा था कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा पुनः 6 वर्ष से 5 वर्ष किया जाएगा, जो आज भी जारी है। मालूम होना चाहिए 42 के द्वारा बढ़ाया गया, 44वें से वापिस वही कर दिया। कितना कर दिया? 5 कर दिया। दूसरा, मैंने आपको यह भी कहा था कि इंदिरा जी ने प्रावधान किया था कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा कि जो अनुच्छेद 74 है उसमें लिखा हुआ है साफ स्पष्ट रूप से कि भारत में एक मंत्री, राष्ट्रपति की सलाह एवं सहायता के लिए भारत में एक मंत्री परिषद होगी जिसके मुखिया कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। अनुच्छेद 74 कहता है, पहले बता चुका हूं, अनुच्छेद 75 नियुक्ति की बात कर रहा है, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी है, अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्यों का संचालन है। ध्यान रखना आप लोग। 78 में प्रधानमंत्री के कार्य का उल्लेख है, राष्ट्रपति को सूचना देंगे। अनुच्छेद 88 8 तो कर सकते हैं, मतदान नहीं कर सकते। भारत का प्रधानमंत्री, मंत्री, महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों के किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं करेंगे। मतदान उसी करेंगे जहां वे वहां के जिस सदन के सदस्य है। वापिस आऊं मैं, देखिए, तो वहां हमने प्रावधान किया गया था कि भाई ऐसा है, राष्ट्रपति जी के पास जो भी कोई सलाह जाएगी मंत्री परिषद की, मैंने कहा ना इंदिरा जी थी, ठीक है, हाँ, तो राष्ट्रपति जी उसे वापस नहीं लौटाएंगे, उस सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं। मोरारजी देसाई सरकार के नहीं, ऐसा नहीं है, एक मौका जरूर देंगे राष्ट्रपति जी को। तो भाई 44वें संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया कि भाई एक बार आप वापस लौटा सकते हैं, लेकिन यदि संसद ने उसे वापस, मंत्री परिषद ने उसे वापस लौटा दिया तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई? फिर मानना अनिवार्य है। मालूम हुआ? उसका ही हमने रिप्लाई दिया। मित्रों, मंत्री परिषद मूल संविधान के किसी भी अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द उल्लेखित नहीं था। मंत्री परिषद पूरे मंत्री आते हैं, छोटे या बड़ा हो, लेकिन मंत्रिमंडल में केवल प्रधानमंत्री और कैबिनेट, उच्च दर्जे के मंत्री होते हैं। कैबिनेट भाई किसी विभाग के स्वतंत्र प्रभारी होते हैं वे, तो कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री ये होता है मंत्रिमंडल। तो मित्रों, मंत्रिमंडल शब्द का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं था। ये मंत्रिमंडल शब्द जो अस्तित्व में आया, ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा आया। 44वें संविधान संशोधन में क्या किया? जो अनुच्छेद 352 है उसमें 2 चेंजेस कर रहे हैं। थोड़ी सी पृष्ठभूमि बताता हूं आप लोगों को। मित्रों, होता क्या है कि इंदिरा गांधी जी लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं रायबरेली से, ठीक है, रायबरेली से चुनाव लड़ते हैं और राजनारायण इनके खिलाफ लड़ते हैं। वे हार गए और ये जीत गए। इनके चुनाव के खिलाफ आपको पता होगा तो उत्तर प्रदेश न्यायालय में, उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई। कहा गया कि इन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, इसलिए चुनाव जीत गए। उत्तर प्रदेश न्यायालय ने क्या किया? क्या किया कि इनकी सदस्यता को रद्द कर दिया रायबरेली से। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे,
स्टे मिल गया। उधर जयप्रकाश नारायण साहब हैं, ये विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं संपूर्ण क्रांति के नाम से। मित्रों, कुछ राजनीति में हलचल हो रही है। इंदिरा जी ने सोचा ये तो आंतरिक अशांति सी हो गई, ऐसे करो राष्ट्रपति जी के पास चलते हैं और राष्ट्रपति जी से हम क्या लगवा देते हैं, राष्ट्रपति शासन लगा दे। किस नाम से? आंतरिक अशांति पर। कोई मंत्रिमंडल सलाह नहीं, कोई मंत्रिमंडल की अनुमति नहीं। 26 जून को साहब सुबह पता लगा कि राष्ट्रपति शासन लग गया। देसाई साहब ने सोचा कि आइए जिस 352 के आधार पर यह किया गया वहीं हम प्रावधान कर देते हैं। बोले क्या? नंबर एक तो जिस आंतरिक अशांति के आधार पर आप लोग राष्ट्रपति शासन लगा लेना, उस शब्द को हटा देते हैं। आंतरिक अशांति शब्द को हटाया गया और वहीं से साथियों आपके सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। कितना अच्छा क्वेश्चन बनेगा। पूरा बैकग्राउंड आप लोग देखिए, इसका पूरी पृष्ठभूमि देखिए आप लोग साथियों। इस वजह से जो आपका आंतरिक अशांति शब्द था उसको हटा दिया कि जिस आंतरिक अशांति के आधार पर आप राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं हम उसे खत्म कर दें। आइए, सशस्त्र विद्रोह होगा, आंतरिक अशांति गायब। युद्ध, भय, आक्रमण, आंतरिक अशांति गायब। भाई बहुत इंपॉर्टेंट। अब क्या होता है कि आप प्रधानमंत्री जाके ले जाते हैं और राष्ट्रपति शासन लगवा देते हैं, इसका भी इलाज कर देते हैं कि भाई ऐसा है। अब मंत्रिमंडल की लिखित, मंत्री परिषद नहीं बोला मैंने, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर, ऐसा नहीं कह सकते प्रधानमंत्री मैंने पूछ लिया सलाह ले लिया, भाई लिखित में, तो मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। इस प्रकार ये शब्द है आप लोगों का, मंत्रिमंडल अनुच्छेद 352 में प्रवेश करता है। और आज ये भारत के संविधान में एकमात्र अनुच्छेद है जहां मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख है। अब देखिए, जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार आज भी है मित्रों, लेकिन वे अलग तरीके से। अनुच्छेद 31 जो हमें मौलिक अधिकारों के तहत संपत्ति का अधिकार देता था, हमारा मौलिक अधिकार था, उल्लंघन पे हम न्यायालय में जाते थे। साथियों हुआ क्या, उसे मौलिक अधिकार से हटा के अनुच्छेद 300A में विधिक अधिकारों में शामिल किया गया। तो सवाल बनता है, संपत्ति का अधिकार कौन से संशोधन द्वारा हटाया गया? ये हटाया नहीं गया, उसे रखा गया, लेकिन जहां मौलिक अधिकार था उसे विधिक अधिकारों में शामिल कर दिया। यह है मित्रों आपका 44वां संविधान संशोधन। मेरे हिसाब से एकदम क्लियर होगा। 42वां पढ़ लिया, 44वां पढ़ लिया, इसके बाद छोटे छोटे संशोधन है, उन्हें भी मैं एक एक करके खातियों एक वीडियो में 5 7 लिया 10 लिया मैं करवा दूंगा। मजा आ जाएगा आप लोगों को। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे साथियों, और यदि आपको वाकई लगा कि गुरुजी अच्छी मेहनत है तो आप बिल्कुल लाइक करेंगे। और मित्रों ये PDF है, मैंने टेलीग्राम पर डालना शुरू कर दिया, आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें। राजस्थान को बिल्कुल स्वागत है आपका। राम राम साहब, धन्यवाद।